हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2010 में आई सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म बैरेट, जिसे डायरेक्ट किया है रॉड्रिगो कॉर्टेस ने और इसमें लीड रोल में है रायन रेनॉल्ड्स। आज के टाइम में ये मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लो। और जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है यानी कि तंग जगहों से डर लगता है वो इसे अवॉइड करें, क्योंकि आपको काफ़ी बेचैन कर सकती है। अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद हैं तो चैनल पर और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं पॉल कॉनरॉय को, जिसे अभी अभी होश आया है और वो काफ़ी घबराया हुआ है क्योंकि वो खुद को बंद पाता है कॉफिन में। पॉल एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर है जो कि इराक में काम कर रहा था अपने बाकी साथियों के साथ, लेकिन कल उन पर हमला हुआ जिसमें उसके कई साथी मारे गए और वो बेहोश हो गया था। अब जाकर उसे होश आया और उसकी हालत कुछ ऐसी है। उसके पास एक लाइटर है जिससे थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है। अपने मुंह से कपड़ा निकाल कर वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन लगता नहीं कि कोई उसे सुन पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे ज़मीन में दफनाया हुआ है। वो कॉफिन खुलने का नाम नहीं ले रहा और इसका पैनिक बढ़ता जा रहा है। वो देखता है कि वहाँ पर एक कील थी जिसका यूज़ करके वो अपने हाथ फ्री कर लेता है और अब जाकर उसे थोड़ा चैन आया। लंबी सांसें भरते हुए वो कॉफिन का जायजा लेता है और पूरी कोशिश करता है उसे खोलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे जिंदा दफना दिया गया है। काफ़ी ट्राई कर लेने के बाद वो भी थक हार कर सो जाता है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है क्योंकि कॉफिन में फ़ोन बज रहा था। वो फ़ोन था उसके पैरों की साइड और उसे उठाना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि इतनी जगह है ही नहीं कि वो ढंग से अपने हाथ पैर हिला सके। फिर भी किसी तरह वो फ़ोन को अपने हाथों तक ले आया था, लेकिन फ़ोन के अंदर लैंग्वेज अरेबिक थी जो कि वो समझ नहीं सकता। तो वो जल्दी से अपनी जेब चेक करता है जिसमें पर्स था, लेकिन वो खाली था। दूसरी जेब में थी थोड़ी अल्कोहल और कुछ एंग्जाइटी पिल्स, लेकिन काम का कुछ भी नहीं था। तो वो सीधा फ़ोन करता है इमरजेंसी नंबर 911 पर और उन्हें बताता है कि मैं बैरेड हूँ, मेरी हेल्प करो। काफ़ी सवाल जवाब करने के बाद उसे पता चलता है कि वो फ़ोन लगा है ओहायो में, जबकि वो है इराक में, यानी कि उसकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। वो देखता है कि अभी बैटरी में 3 बार्स हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो अपने घर फ़ोन करता है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो वो अपनी वाइफ लिंडा के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि तुम नेशनल गार्ड से कॉन्टैक्ट करो, मेरे ऊपर अटैक हुआ है। इसके बाद वो लिंडा के फ़ोन पर कॉल करता है, लेकिन वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ भी वो मैसेज छोड़ता है कि मुझे कॉल बैक करो, मैं एक बॉक्स में बंद हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। इसके बाद वो 411 पर कॉल करके कहता है कि मुझे FBI से कनेक्ट करो। वो उसे नंबर देते हैं शिकागो का। वहाँ पर पेन और पेंसिल भी थी जिससे वो नंबर लिख लेता है। FBI से बात करके वो उन्हें सब कुछ बताता है कि वो सब ट्रक्स में सामान लेकर जा रहे थे, तब इन पर फायरिंग हुई जिसमें कई लोग मर गए, लेकिन पॉल पीछे था इसलिए वो बच गया। उसके सर पर एक पत्थर लगा था जिससे वो बेहोश हो गया था और उसे लगता है कि शायद उन हमलावरों ने उसे यहाँ दफनाया है। ये सब सुनकर FBI का आदमी ये पूछता है कि उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। पॉल के पास कोई जवाब नहीं। तब वो पॉल से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है जो कि इसके पास था नहीं क्योंकि उसका पर्स खाली है। और तभी कॉल कट जाती है क्योंकि सिग्नल चले गए। तो वो एक कोने में फ़ोन को ले जाकर सिग्नल ढूंढता है और मिलने पर कॉल करता है CRT में, यानी कि उस कंपनी में जिसके लिए वो काम करता है, लेकिन वहाँ भी उसकी बात नहीं हो पाती। तब वो वहाँ पर भी एक मैसेज छोड़ देता है और कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन जितना पैनिक करेगा उतना ही नुकसान होगा। अब वो काफ़ी निराश हो गया था, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि वो कुछ बहुत ही ज़रूरी भूल गया। उसने वो नंबर तो देखा ही नहीं जिससे कॉल आ रही थी, जिसकी वजह से उसे फ़ोन मिला ही था। वो उस नंबर को भी नोट कर लेता है और समझदारी दिखाकर ये सारी ज़रूरी चीज़ें कॉफिन पर लिख रहा है, जो कि काफ़ी सही है। वो उस नंबर पर कॉल करता है तो कॉल उठाता है जबीर, जो कि वही आदमी है जिसने पॉल को यहाँ दफनाया है। उसे फ्री करने के बदले में वो उससे $5 मिलियन मांग रहा है, वो भी रात के 9 बजे तक। लेकिन अगर पॉल के पास इतना पैसा होता तो वो यहाँ आकर काम क्यों करता। यही बात पॉल उससे कहता है तो वो कहता है कि एम्बेसी से लो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। अब पॉल ये तो समझ चुका था कि उसे क्यों नहीं मारा, लेकिन इस सबके पीछे का मेन मोटिव जानना भी बाकी है। उसे पता था कि इतने पैसे तो एम्बेसी भी नहीं देने वाली, इसलिए वो फिर से ट्राई करता है उस कॉफिन को खोलने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो वो कॉल करता है लिंडा की फ्रेंड डॉना के पास और उससे पूछता है कि लिंडा कहाँ पर है, लेकिन वो भी नहीं जानती। तो वो उसे कहता है कि मुझे स्टेट डिपार्टमेंट का नंबर सर्च करके दो, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे मार्केट जाना है। तब वो उस पर चिल्ला पड़ता है और वो फ़ोन काट देती है। यहाँ इसकी जान जा रही है और उसे बाजार जाने की पड़ी है। पॉल दोबारा कॉल करता है और सॉरी बोल के बड़े प्यार से उससे नंबर निकलवा लेता है। उस नंबर पर कॉल करने पर उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसकी कॉल को फॉरवर्ड किया जा रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि वो सब पहले से ही पॉल का नाम जानते हैं, जबकि पॉल ने उन्हें नहीं बताया। वो कहते हैं कि हमें CRT ने बताया था। आपको याद होगा कि पॉल ने उन्हें भी एक मैसेज छोड़ा था, यानी कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। फिलहाल पॉल की बात हो रही है रेबेका से। वो उसे कहता है कि किडनैपर ने 5 मिलियन मांगे हैं, तुम उससे बात करो, लेकिन वो कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो उसे डैन ब्रेनर का नंबर देती है, जो कि इराक में होस्टेज वर्किंग ग्रुप का हेड है। ये ग्रुप 2004 में बना था,
यानी कि पॉल पहला अमेरिकन नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। आप खुद ही सोचो कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी कि इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट इराक में ही बनाया गया है। इनका मोटिव साफ है कि किडनैपर से कोई बात नहीं करेंगे, इसके बजाय ये पॉल को रेस्क्यू करेंगे। पॉल को साफ साफ बता दिया गया है कि किसी और से कांटेक्ट मत करना और मीडिया से तो भूल के भी बात मत करना। इससे साफ पता चल रहा है कि वो मैटर को दबा रहे हैं। पॉल डैन से बात करता है और डैन कहता है कि हम तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। तुम्हारा फोन ट्रेस करना मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे फोन में सिग्नल आ रहे हैं, यानी कि तुम जमीन में बहुत ज्यादा नीचे दफन नहीं हो। हम तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। पॉल अपने साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन डैन को उसका कोई साथी नहीं मिला। डैन उसे कहता है कि अपने फोन की बैटरी बचा कर रखो। वो पॉल को समझा रहा था, तब इसके पास फोन आता है किडनैपर का। वो कहता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे बचे हैं। पॉल कहता है कि 5 मिलियन तो तुम्हें कोई भी नहीं देने वाला। तब वो कहता है कि चलो 1 मिलियन दे दो और हमें एक रैंसम वीडियो भी भेजो। वो बताता है कि तुम्हारे पैर के पास एक बॉक्स है जिसमें एक नोट है, उसे पढ़कर एक वीडियो बनाओ और हमें भेजो। अब उस बॉक्स तक पहुंचना काफी मुश्किल था। उसे उठाने के लिए पॉल को कॉफिन में घूमना होगा, जो कि काफी पेनफुल साबित होगा। फिर भी वो ऐसा कर रहा है। किसी तरह खुद को सिकोड़ कर और कॉफिन पर जोर देकर वो टर्न हो जाता है। नोट के साथ ग्लो स्टिक थी, एक टॉर्च थी और एक छोटा नाइफ था। वीडियो बनाने से पहले वो डैन के पास कॉल करता है और उसे जाबीर का नंबर दे देता है ताकि वो उसे ट्रैक कर ले। और डैन ने उसे साफ मना कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई वीडियो मत बनाना, उन्हें उलझा कर रखो जब तक हम तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। डैन उसे बताता है कि सब लोकल क्रिमिनल्स हैं जो कि काफी डेस्परेट हैं। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि ना तो उनके पास घर है और ना ही खाना, लेकिन फैमिलीज उनके पास भी हैं। पॉल पूछता है कि मुझसे पहले और कितनों का ये हाल हुआ है। डैन कहता है कि कई सारों का। यहाँ पर एक बिजनेस है। पॉल पूछता है कि तुमने बचाया कितनों को, तो वो कहता है कि बहुत कम। पॉल कहता है कि मुझे उनका नाम बताओ ताकि मुझे यकीन हो सके कि तुम मुझे बचा लोगे। तो वो कहता है कि मार्क वाइट। मार्क एक 26 साल का स्टूडेंट है जिसे हमने 3 हफ्तों पहले बचाया था और अब तो वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होगा। ये सुनकर पॉल को तसल्ली मिली थी और उसने मार्क का नाम भी नोट कर लिया। तब उसके पास किडनैपर की कॉल आती है और वो उसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन पॉल वीडियो नहीं बना रहा। किसी तरह वो खुद को संभाले हुए है, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो कॉल करता है अपनी मॉम के पास जो कि एक नर्सिंग होम में रहती है, लेकिन वो पॉल को पहचान ही नहीं पाती। अब वो और ज्यादा दुखी हो गया था। तब इसके होश उड़ाने के लिए किडनैपर उसके पास एक फोटो भेजता है जो कि उसके साथी पैमला की थी और वो भी इनके कब्जे में है। पॉल जल्दी से उसके पास कॉल करके कहता है कि उसे मत मारना, उसके 2 बच्चे हैं। तब किडनैपर कहता है कि मेरे 5 हैं, 3 मिनट के अंदर वीडियो दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। अब कोई चॉइस नहीं बची, इसलिए वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता है। वो खुश भी है कि वो अपनी दोस्त के काम आया। या वो थक हार कर फिर सो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसके कपड़ों में कुछ रेंग रहा था। वो था एक सांप। पॉल को काफी डर लग रहा था क्योंकि उसकी मौत उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही। वो एकदम फ्रीज हो जाता है जब तक सांप बाहर नहीं निकल जाता। उसके बाहर निकलते ही वो टांगे पीछे करके वहाँ अल्कोहल डालकर आग लगा देता है, जिससे सांप तो बाहर निकल गया था, लेकिन इधर फोन बज रहा है और उधर अल्कोहल गिरती हुई जा रही है आग के पास। अगर इसने आग पकड़ ली तो पूरा कॉफी नहीं जल जाएगा। मौत उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। खैर वो सही टाइम पर मिट्टी डालकर आग बुझा देता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मिट्टी कहाँ से आई, तो ये ऊपर से झड़ रही थी जब पॉल टर्न हो रहा था। अब जाकर वो चैन की सांस ले पाया। इसके बाद वो फोन में थोड़ी छेड़छाड़ कर रहा था और ऐसे ही वो लैंग्वेज सेटिंग तक पहुंच जाता है। लैंग्वेज इंग्लिश करके उसने इस फोन का नंबर भी पता कर लिया। ये नंबर भी वो नोट कर लेता है और इसके बाद कॉल करता है लिंडा को, लेकिन इस बार भी वो फोन नहीं उठाती। तो वो मैसेज में ही वो नंबर बताकर कहता है कि मुझे कॉल करना। और वो थोड़ा खुश हुआ, लेकिन तब इसके पास एक वीडियो आती है जो भेजी थी किडनैपर ने। वो वीडियो थी पैमला के मर्डर की। उन्होंने पैमला को मार डाला और ये देखकर पॉल समझ गया था कि उसके साथ भी यही होगा, कोई उसे नहीं बचाने वाला। ये सोचकर वो खुद ही सुसाइड कर रहा था, लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचकर रुक जाता है। उसका एक बेटा है जिसका नाम है शेन और उसके लिए इसे यहाँ से निकलना होगा। वो डैन के पास कॉल करता है तो उसे कहता है कि तुमने वीडियो क्यों बनाई। वो वीडियो हर जगह फैल गई है और यूट्यूब पे भी वायरल हो गई है। पॉल कहता है कि सब झूठ है, तुम कोई मदद नहीं करने वाले, तुम बस मुझसे तब तक बात करते रहोगे जब तक मैं मर नहीं जाता, तुम बेबी सिटिंग कर रहे हो। लेकिन डैन उसे कहता है कि मेरी टीम काम पर लगी है। पॉल भी समझ गया था कि क्योंकि अब उसकी वीडियो वायरल हो गई, इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डैन उसे हौसला दे रहा था, तभी अचानक वहाँ कई सारे ब्लास्ट होते हैं जिस वजह से उसका कॉफिन टूट गया था और अब रेत अंदर भरती जा रही है, यानी कि कुछ ही देर में वो सच में दफन हो जाएगा। खैर किसी तरह वो कॉफिन को बंद करता है, लेकिन रेत तो भी गिर रही है। तब इसके पास कॉल आती है सीआरटी से। उसकी बात हो रही थी एलन से और वो कहता है कि मैं ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो कहता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि जब आप किडनैप हुए थे उससे 2 घंटे पहले ही आपको जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि आपका अफेयर चल रहा था आपकी कलीग पैमला के साथ। ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए दोनों को ही निकाल दिया गया था और दोनों की ही फैमिली को कुछ भी हर्जाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो। तो आप देख सकते हो कि साफ साफ पल्ला झाड़ रहे हैं। दोनों के बारे में झूठी बात बनाकर इन्होंने दोनों का ही पत्ता काट दिया ताकि इन्हें इंश्योरेंस के पैसे ना देने पड़े, जबकि पॉल और पैमला सिर्फ अच्छे दोस्त थे।
इनकी अपनी अपनी फैमिली थी जिन्हें पालने के लिए ये अपने देश से इतनी दूर यहाँ आए थे, और मरने से पहले तो कोई भी ऐसी बात सुनना नहीं चाहेगा। अभी तक पॉल को ये था कि मर के भी वो अपनी फैमिली के काम आएगा क्योंकि उन्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी से इतनी तेज है कि उन्हें किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं। किसी के मरने के बाद भी वो उसकी इज्जत गिरा सकते हैं। पैमला के घर ये बात पहुंचेगी तो उसकी फैमिली क्या सोचेगी। पॉल का बेटा सारी उम्र इससे नफरत करेगा क्योंकि वो सोचेगा कि हमें यहाँ छोड़कर पॉल वहाँ ऐश कर रहा था, जबकि पहले भी यहाँ पर मर रहा था और अब भी मर रहा है। पॉल कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन सब बिजनेस है। अब तो वो पहले बेजान हो चुका है। उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा यह आप सोच ही सकते हो। फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो डैन के पास कॉल करता है और डैन उसे बताता है कि हमने इस एरिया में बॉम्बिंग करवाई है। उसी बॉम्बिंग की वजह से इसका कॉफिन टूटा और अब पॉल को लग रहा है कि शायद किडनैपर बॉम्बिंग का शिकार होकर मर गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि डैन अब तक उसे नहीं ढूंढ पाया और कुछ ही देर में पॉल सैंड में दबकर मर जाएगा। वो डैन को अलविदा कहता है क्योंकि उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। अपनी फैमिली के लिए वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसके बाद वो एकदम शांत हो गया था, लेकिन तभी उसके पास किडनैपर की कॉल आती है। वो नहीं मरा। वो पॉल को कहता है कि अपनी एक फिंगर काट कर उसकी वीडियो बनाओ, लेकिन पॉल ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अब तो वो मरने वाला है ही। तब किडनैपर उसके घर का एड्रेस बताकर कहता है कि अगर वीडियो नहीं भेजोगे तो हम तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे। पॉल जल्दी से लिंडा के पास कॉल करता है, लेकिन इस बार भी वो आंसर नहीं करती। तब वो वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया था। अपनी उंगली काट कर उसकी वीडियो वो किडनैपर को भेज देता है। तो बेचानक उसे काफी शोर सुनाई देता है, जैसे कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया। कॉफिन खुलता है और बाहर काफी रोशनी थी, लेकिन ये सब उसका वहम था। वो हेलुसिनेट कर रहा है, मौत उसके काफी करीब है। उसके पास डैन की कॉल आती है और वो कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, हम बस पहुंच ही गए। डैन ने उसे ढूंढ लिया। वो कहता है कि हमें एक विद्रोही मिला है और वो जानता है कि अमेरिकन आदमी को कहां पर जिंदा दफना रखा है। थोड़ी देर और रुको, हम बस आ ही गए। इसी कॉल के बीच फोन पर कॉल आती है लिंडा की। पॉल की न्यूज हर एक टीवी चैनल पर चल रही थी, इसलिए लिंडा को पता चल गया। पॉल जल्दी से कॉल उठा लेता है और कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे बचाने वाले बस आ ही गए, मैं जल्दी घर आकर तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है क्योंकि डैन होल्ड पर था और वो कहता है कि हम तुम्हारे कॉफिन के ऊपर हैं। कॉफिन भी बस भरने ही वाला है। पॉल काफी खुश था, आखिर वो टाइम आ ही गया। वो कहता है कि जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो। डैन की टीम भी लगी हुई थी और अचानक ये सारी खुशी मायूसी में बदल जाती है क्योंकि उन्होंने कॉफिन बाहर निकाल लिया। लेकिन वो कॉफिन पॉल का नहीं है, वो है मार्क वाइट का। वही मार्क वाइट जिसे डैन ने 3 हफ्ते पहले बचाया था। विद्रोही ने गलत कॉफिन तक ले आया। इसका मतलब कि आज तक ये किसी को भी नहीं बचा पाए। पॉल जो कि उम्मीद से भर चुका था, अपने घर जाने के सपने ले रहा था, वो सैंड में कहीं खो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये काफी सैड एंडिंग है। द मिस्ट के बराबर तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी सैड है क्योंकि आखिर में तो हम भी खुश हो गए थे कि अब पॉल बच जाएगा, क्योंकि सर्वाइवल मूवीज में यही होता है। बहुत संघर्ष के बाद आखिर में कैरेक्टर बच जाता है, लेकिन एक लेवल और आगे थी। मूवी को कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी शामिल है, और जाहिर सी बात है कि मिलना ही चाहिए था क्योंकि पूरी मूवी सिर्फ एक कॉफिन के अंदर ही बेस्ड है। बाहर की दुनिया हमने देखी नहीं। पूरी मूवी में हमने सिर्फ रायन को देखा, उनकी टेंशन, उनकी लाचारी, बीच बीच में उनकी खुशी और आखिर में एक अनएक्सपेक्टेड मौत। स्टार्टिंग से ही मूवी ने वो टेंशन बना ली थी कि आदमी फंस गया है और कोई इसकी हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन हमें बेट दी जा रही थी कि ये बच जाएगा। उस बेचारे को भी होप मिल रही थी, लेकिन जब उसकी होप टूटी तो सब कुछ ही खत्म हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मूवी एक बार जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो सेंटीग्रेड और 4x4 की वीडियो भी चेक करना, और अगर आप चाहो तो हम ऐसी वीडियोस की गिनती बढ़ा भी सकते हैं। वैसे थ्रिलर्स की अलग ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $2 मिलियन और इसने कमाए थे 21.3 मिलियन, जो कि ह्यूज है। इसे 17 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया था और इसे सीक्वेंस वाइज ही शूट किया गया। पॉल कॉनरॉय के लिए रायन ही पहली और आखिरी चॉइस थे। एक टाइम के लिए तो रायन को सच में दफनाया गया था फिल्म के क्लाइमैक्स के बाद, और तब वहाँ पर पैरामेडिक्स भी मौजूद थे। रायन ने बताया था कि एंड तक आते आते तो उन्हें भी क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया था क्योंकि उस कॉफिन में सच में सैंड भरती जा रही थी और वो दबते जा रहे थे। रायन ने बताया था कि शूटिंग का आखिरी दिन ऐसा था जैसा मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही मैं करना चाहता हूँ। जब पॉल नोट खोलता है तो पहली लाइन में डेट थी 23 अक्टूबर। ये रायन का जन्मदिन है। जब पॉल अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज छोड़ता है तो अपना बर्थडे बताता है 23 मार्च 1976। मंथ को छोड़ के बाकी सब ठीक है क्योंकि रायन पैदा हुए थे 23 अक्टूबर 1976 को। लाइटर को यूज करते हुए रायन ने गलती से अपना हाथ जला लिया था। शिकागो FBI का जो नंबर था, रियल लाइफ में भी उनके ऑफिस का वही नंबर है। लिंडा की आवाज थी समंथा मैथिस, जो कि 83 आवर्स टिल डॉन में काम कर चुकी हैं, जिसमें उन्हें जिंदा दफनाया गया था। इस मूवी के लिए 7 कॉफिन्स को यूज किया गया। इसके लिए रॉड्रिगो कॉर्टेस की इंस्पिरेशन थी एल्फ्रेड हिचकॉक की रोप और लाइफ बोट। इस फिल्म का रेफरेंस रायन ने डेडपूल और डेडपूल 2 में भी दिया है। पॉल के अलावा पैमला इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसे हमने स्क्रीन पे देखा। रायन इकलौते पर्सन है जिसे हमने मूवी में देखा। बाकी सब या तो आवाजें थी या फिर उनके फोन में वीडियो।
पूरी मूवी कॉफिन के अंदर ही बेस्ड थी और जो बात इस फिल्म को मास्टरपीस बनाती है वो ये है कि मूवी में एक भी शॉट रिपीट नहीं हुआ, जबकि मूवी सिर्फ एक छोटे से कॉफिन के अंदर बेस्ड है। यहाँ तक कि मूवी में कोई फ्लैशबैक भी नहीं था जिससे इसका टाइम और ज्यादा बढ़ जाता या डायरेक्टर को कुछ एक्स्ट्रा शॉट मिल जाते। इसलिए ये मूवी खास है क्योंकि जो भी होता है कॉफिन के अंदर होता है। ये मूवी ना तो खुद भटकती है और ना हमें भटकाती है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ऐसी मूवीज पसंद आए। अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हो तो बता देना, मैं उन्हें जल्दी ले आऊँगा। और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको बोरिंग लाइफ से रेस्क्यू कर सके। तो ज़्यादा हो गया क्या? और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।